जय हिंद साथियों। आपके पेपर एनटीपीसी में साथियों हो सकता हो कुछ घंटे बाकी हो, तो मैं कहूंगा साथियों अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे बाकी हैं और आप एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वो क्वेश्चन साथियों मिल जाए जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिले, तो आज की ये वीडियो साथियों शुरू से अंत तक देख लीजिए। मेरा मानना है कि आज की इस वीडियो से आपके एनटीपीसी एग्जाम 2025 में बहुत सारे सवाल आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये पूरा एक सैंपल पेपर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन साथियों फंसेंगे ही फंसेंगे। तो सबसे पहले जीके के संभावित सवाल देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैंबर की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा को पॉपुलर चैंबर कहा जाता है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए कि भारत के निम्नलिखित किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, कोलकाता को, शिमला को, चेन्नई को या मुंबई को। तो साथियों कोलकाता को ही सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या है, तो इनका नाम साथियों उस्ताद अहमद लाहौरी और ये ताजमहल के वास्तुकार थे। अगला देखिए कह रहे कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था, औरंगजेब ने ही लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। कह रहे कि 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह के बीच हुआ था और किसके बीच हुआ था, यानी कि इन दोनों इस युद्ध में कौन कौन था साथियों, एक तरफ थे नादिर शाह और एक तरफ से मोहम्मद शाह। यह करनाल का युद्ध था जो कि कब हुआ था, 1739 में हुआ था। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है, ये एग्जाम में साथियों आपके जरूर पूछा जाएगा, मुझे बताइए। तो ऑस्मियम आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ ऑस्मियम है। अगला देखिए करके चियापास पठार ये किस देश में है, तो ये पता साथियों कहां पर है, ये मैक्सिको में पाया जाता है। चियापास पठार जो है ना ये कहां पर स्थित है, मैक्सिको में है। करके विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा जो सालार डी यूयोनी है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मैं कहूंगा पता कहां से लिया गया है साथियों, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ये किस देश से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, अगर आपने अभी तक हमारी इस पीडीएफ को नहीं पढ़ा है तो मेरा मानना है कि आपका फिर मुश्किल हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। आप चाहते हैं कि ये 100% हर हालत में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो हमारी दी हुई इन 3 पीडीएफ को साथियों देख लेना, सरसरी निगाहों से देखकर चले जाना, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। साथियों पहले आपको दिए जाएंगे 10 सैंपल पेपर। ये 10 सैंपल पेपर में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, 1-2 घंटे लगेंगे साथियों एक सैंपल पेपर में, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। उसके अलावा साथियों आपको एनटीपीसी की क्या साथियों, एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर शिफ्ट दी जा रही है, यानी कि जितने पेपर साथियों हो चुके हैं उन सभी का सॉल्यूशन वहां से डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे। और तीसरी पीडीएफ में तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की आपको पीडीएफ दी जा रही है, जिसके मान लीजिए करंट अफेयर का सवाल है, जस्ट नीचे ही इसका आंसर लिखा होगा। अगर ऐसे आप सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आप चंद घंटे में ये सब कुछ साथियों कवर अप कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर मेहनत के साथ पढ़ेंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ साथियों 45 रुपीज की दी जा रही है। 45 रुपीज साथियों आप 1-2 मिनट में खर्च कर लेते होंगे, लेकिन अगर ये 45 रुपीज में आप पीडीएफ देख लेते हो और अपने एग्जाम हॉल में साथियों चले जाते हो तो पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको यहीं पर भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर। इसको एक बार साथियों अपने एग्जाम से पहले पहले सरसरी निगाहों से देखकर चले जाना, भले आपके एग्जाम में कुछ घंटे ही साथियों बाकी हो। चलिए तो अब बात हम लोग कर लेते हैं इस सवाल की। देखिए ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर बात करते हैं, कहा आपसे ये जा रहा है कि भारत में संविधान के सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ब्रिटिश आपके यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहां से ली गई है। तो ये साथियों कहां से, मैं कहूंगा ब्रिटेन देश से ली गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल कह के भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो ये 2021 वाले पेपर में साथियों सवाल पूछा गया था। मैं कहूंगा केरल आपके सवाल का
बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिए करके ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताई थी ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहां पर लिखी हुई है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है, तो साथियों इनको राजकोषीय सुधार कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है, वित्तीय नीति या वित्तीय सुधार कहा जाता है। मैं कहूंगा इनको राजकोषीय नीति कहा जाता है। और ये सवाल साथियों आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं, तो किस वजह से, घर्षण को घटाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, सुगंध देने के लिए, बोर्ड को चमक देने के लिए। साथियों घर्षण को बढ़ाने के लिए, इसलिए आपका जो वो गोला है ना वो बहुत तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, इस वजह से घर्षण को घटाने के लिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है, तो इसका साथियों क्या महत्व है, हमें अम्लीय वर्षा से बचाती है, बर्फबारी से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मैं कहूंगा ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे हैं कि आपसे कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का संबंध जैसे विद्युत धारा से है, वैसे ही ग्राफोमीटर का संबंध किससे है, तो ग्राफोमीटर क्या चेक करता है, कोण चेक करता है। आंसर आपका ए होगा, ए नहीं बल्कि बी होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों देखिए अगर आपकी अभी परीक्षा बाकी है, अभी परीक्षा आपकी नहीं हुई है और कभी भी साथियों आपकी परीक्षा है, तो मैं कहूंगा ये जो आपका चैनल है टारगेट सिलेक्शन, इसमें जितनी भी वीडियो साथियों अपलोड की जाए, तुरंत हर एक वीडियो को साथियों आपको देखना होगा। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको दूं वो आपको देखना होंगे साथियों। आपकी तैयारी तो मैं मजबूत करवा डालूंगा, जीके जीएस करंट अफेयर की, रीजनिंग और साथियों मैथ की, है ना। चलिए तो साथियों सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कह रहे कि किस ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा डबल एच ग्रुप एक होता है, इस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। कह रहे कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मैं कह सकता हूं साथियों कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए अब साथियों करंट अफेयर के सवाल हैं कुछ। कह रहे कि असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये देखिए है तो 2023 का, लेकिन दिया अभी हाल फिलहाल में दिया गया था, तो रंजन गोगोई आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि छठी इंडिया हॉकी पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है। देखिए ये 2024 में दिया गया है, तो किसको चुना गया है साथियों, हार्दिक सिंह को चुना गया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मैं कहूंगा कौशिक राजशेखर इनका नाम है, और कौशिक राजशेखर को ही वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए करके ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साथियों डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल बन रहे हैं ना, वो सभी के सभी सवाल साथियों मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूं, इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको लेना नहीं है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कह रहे कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है, तो इनका नाम जयश्री दास वर्मा है। उसके बाद देखिए कह रहे कि सूरत डायमंड बोर्ड्स का नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गोविंद ढोलकिया की अगर बात करें तो यही सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला देखिए अगला की अगर बात करें तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं ना। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें कह के सबसे पहले 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 20 है और उसके बाद 66 आ गया है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर यहाँ पर हम 6 से 8 बनाए तो मैं कहूँगा 2 बढ़ाया गया है, यहाँ पर तो भैया 12 बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर तो फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो मैं कहूँगा ये इस टाइप से तो ये मुझे नहीं लग रहा होगा। अगर एक और टाइप की अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें 8 की गुणा 2 से कराएं और इसमें हम 4 जोड़ दें तो हमें 8 से 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 6 की गुणा 1 से कराएं और इसमें 2 जोड़ दें तो हमें 8 मिल जाएगा। 6 एकम 6 प्लस 2 8 हो गया।
8 दूना 16 प्लस 4 ये हो गया। अब यहाँ पर ये कैसे आप करोगे, देखिए अगर आप इसकी गुणा 3 से कराओगे, जैसे कि पहले इसकी गुणा 1 से कराई फिर गुणा 2 से कराई, तो जाहिर सी बात है अब गुणा 3 से कराओगे। और यहाँ पर कितने जोड़ोगे, पहले 2 जोड़े फिर 4 जोड़े, तो जाहिर सी बात है अब 6 जोड़ेंगे, तो 20 तिया 60 और 6 66 होता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखिए 1 2 3, तो जाहिर सी बात है 4 आ जाएगा, 2 4 6, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 66 चौक कितने होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कितने होते हैं। 6 चौक आपका 24 हो गया, 6 चौक आपका 24 और 2 26 हो गया। अब इसमें 8 और जोड़ लीजिए साथियों, कितना हो जाएगा, ये आपका 272 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 272 आएगा, अगर 272 किसी ऑप्शन में है तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही लगा, और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी में 272 है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने, कह रहे कि कुछ फूल रसायन है। तो मान लेते हैं साथियों ये आपके फूल हो गए, है ना, और कुछ फूल मान लेते इतने फूल क्या हो गए साथियों, इतने फूल आपके रसायन हो गए। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ रसायन है ना जड़ी बूटी हैं। कुछ रसायन मान लेते इतने रसायन साथियों क्या हो गए, इतने रसायन यहाँ पर जड़ी बूटी हो गए, इतने रसायन क्या हो गए साथियों, जड़ी बूटी हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही, करके कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। तो कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, ये बात तो सही है। खैर कुछ फूल जड़ी बूटी है, देखिए एक बात कहिए, या तो कहिए कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है तो हम मान लेंगे ठीक है, और दूसरे में कहने कि कुछ फूल जड़ी बूटी है। तो कोई कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, ये वाली जो लिखी हो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपका आंसर पता क्या होता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही है। तो कुल मिला कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह बहुत शानदार सवाल है, करके 5 मित्र हैं साथियों। कितने मित्र हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें 5 मित्र हैं, श्रेया है, अनुप है, अंकित है, किरण है, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 मित्र की बैठने के लिए व्यवस्था मैंने कर ली। कहने के दक्षिण की तरफ सभी लोग देख रहे हैं, यानी कि सभी का मुख जो है ना वो नीचे की तरफ है। कहने के साथियों श्रुति श्रेया और अनुप के बीच में बैठी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, श्रुति श्रेया और अनुप के बीच में बैठी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो किरण और श्रेया है ना ये पश्चिम और पूरब के अंतिम सिरों पर बैठी हैं। तो किरण की अगर बात करिए पश्चिम ओर बैठी हैं, तो किरण साथियों हम यहाँ पर बना लेते हैं ना, किरण यहाँ पर हो जाएंगी और श्रेया जो होंगी साथियों वो यहाँ पर हो जाएंगी, पूरब की तरफ हो जाएंगी। चलिए अच्छा इसको देखिए, कह रहे श्रुति श्रेया और अनुप के बीच में बैठी है। तो क्या कह रहे हैं कि श्रुति जो है ना ये श्रेया और अनुप, श्रेया ये हो गई तो जाहिर सी बात है अनुप यहाँ पर हो जाएगा। तो श्रेया और अनुप के बीच में कौन बैठी है साथियों, श्रुति बैठी है। तो अब एक ही बचा है साथियों, कौन बचा है देखिए जरा, अंकित साहब बचे हैं। तो अंकित साहब साथियों यहाँ पर आ जाएंगे। तो 5 लोग थे, पांचों को आपने बैठाल दिया। पूछा जा रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में साथियों अनुप जी बैठे हैं। तो अनुप जी बैठे हैं, तो अनुप जी आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल नंबर सीरीज वाला सवाल है। इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिए। कह रहे कि सबसे पहले 53 है, उसके बाद 74 है, उसके बाद 95 है, उसके बाद 116 है। तो अगला नंबर साथियों आपका यहां पर क्या आ सकता है मुझे बताइए। तो अगर बात करें देखिए इसमें कितना प्लस करें कि ये 74 बन जाए, तो कितना प्लस करें साथियों मुझे आप लोग एक बार बताइए। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 7 में से 5 जाएगा, तो यानी कि 21 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा। अच्छा 74 में कितना प्लस करें, 74 में भी 21 प्लस करेंगे तो इतना 95 आ जाएगा। और 95 में 5 और 16 यानी कि 21, इसमें भी 21, तो जाहिर सी बात है इसमें भी हमें 21 प्लस करना पड़ेगा। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, और 1 क्या 137 ऑप्शन में कहीं पर है, बिल्कुल साथियों है ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा देंगे, जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आपको पसंद आई है, और अगली वीडियोस में मैं आपके लिए और मेहनत से क्वेश्चंस तैयार करके लाऊंगा, है ना। चलिए तो अब इस सवाल को देखिए, कह रहे कि यहाँ पर आप लोग बता दीजिए कौन से 2 लेटर आ सकते हैं, BY, उसके बाद FU, उसके बाद JK, उसके बाद NM, उसके बाद RI। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा, इसको देखा, मुझे ऐसा लगा कि B का अपोजिट लेटर होता है Y, जैसे कि A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W, उसी प्रकार B का अपोजिट होता है Y। फिर मैंने देखा क्या F का अपोजिट लेटर U होता है, तो बिल्कुल। J का क्या Q होता है साथियों, ये तो होता है J का Q जो होता है क्या बताइए जरा, J का Q तो नहीं होता है साथियों,
जे का क्यू ही होता है, जे का क्यू होता है और एन का सातों एम होता है और आर का आई होता है अपोजिट लेटर। तो अब यहाँ पर मेरा मतलब कहने का है कि यहाँ पर भी अपोजिट लेटर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। देखिए मैंने आपको बताया डी का अपोजिट डब्ल्यू या डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी होता है, वी का अपोजिट ई, यू का अपोजिट ई नहीं होता। तो कुल मिला के ये तो आंसर नहीं हो सकता। देखिए हम ऐसे आंसर तक पहुंच सकते हैं जैसे कि बी से एफ हुआ है, मेरा मानना है कि 4 बढ़ाया गया है, और एफ से 6 हुआ है 4 बढ़ाया गया है, जे से एन हुआ है 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 4 बढ़ाएगा, यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी। तो अब वी सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो साथ तो यहाँ पर ई आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जैसे एंटोमोलॉजी का संबंध कीटों से है वैसे इक्थियोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? जीवाणु से, सिक्कों से, मछली से या साथियों मधु से। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए कीटों के बारे में जो अध्ययन वगैरह किया जाता है इसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगर मछली के बारे में अध्ययन करना होता है तो उसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। तो मछली आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या आपको ये चीज क्लियर दिख रही है? अगर नहीं दिख रही है तो मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, ये मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली शब्दों को निरूपित करता है। पंचभुज कहाँ पर? देखिए जरा, 1 2 3 4 5, बिल्कुल, यानी कि ये जो है साथियों ये नेपाली लोगों को दर्शाता है। इसमें जितने भी नंबर है सभी नंबर नेपाली हैं। कह रहे कि वृत्त हिंदी शब्दों को निरूपित करता है। जो अगर वृत्त की अगर बात करते हैं साथियों, ये हिंदी लोगों को दर्शाता है। हिंदी लोगों को दर्शा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहने के आयत अंग्रेजी को दर्शाता है, तो आयत की अगर बात करें इसमें सब अंग्रेज भरे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्ग फारसी लोगों को दर्शाता है। वर्ग किधर गया? ये वर्ग हो गया है ना, एक सेकेंड, ये हो गया वर्ग, ये फारसी वालों को दर्शाता है ना। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि और एक तो बचा है भाई साहब, आयत बचा है, आयत नहीं बताया। आयत अंग्रेजी, अच्छा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब यो तो हो गए, 1 2 3 4 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल हैं। यानी कि अंग्रेज होना चाहिए, फारसी होना चाहिए, हिंदी शब्द वाला भी होना चाहिए। अंग्रेज, देखिए हिंदी होना चाहिए, हिंदी ये हो गया, उसके अलावा अंग्रेजी और फारसी भी होना चाहिए। तो अंग्रेजी की अगर बात करें, अंग्रेजी कौन हो जाएगा? अंग्रेजी ये हो गया, इसमें से होना चाहिए, और फारसी भी होना चाहिए, फारसी भी हो जाएगा। नेपाली के बारे में नहीं कहा गया तो नेपाली नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो मैं कहूँगा अगर 29 को हम टिक करेंगे तो 29 तो सिर्फ हिंदी है और नेपाली है, ये फारसी नहीं है, सॉरी फारसी तो है, ये अंग्रेजी नहीं है। तो मैं कहूँगा 13 नंबर एक ऐसा नंबर है जो हिंदी भी है, नेपाली भी है, फारसी, सॉरी हिंदी भी है, अंग्रेज भी है और फारसी भी है, लेकिन नेपाली नहीं है 13 नंबर। तो 13 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जयपुर को इस तरीके से लिखा जाता है, भोपाल को इस तरीके से लिखा जाता है, इंदौर को किस तरीके से लिखा जाएगा। जब मैंने इन लेटर्स को देखा और फिर मैं इन लेटर्स को देखा तो मैंने ये पाया इन लेटर्स की मदद से ही ये वर्ड बनाया गया है और इन लेटर्स की मदद से ये वर्ड बनाया गया है ना। आपको भी लग रहा होगा। तो बस आपको ये देखना है कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए ये JA लिखा हुआ है तो इन्होंने AJ लिख दिया, अपोजिट उल्टा कर दिया। IP लिखा हुआ है तो PI कर दिया, UR लिखा है तो RU कर दिया। अच्छा वही चीज यहाँ पर BH लिखा हुआ तो HB कर दिया और AL लिखा हुआ है तो LA कर दिया। यानी कि IN लिखा हुआ है तो NI हम कर देंगे, DO लिखा हुआ है तो OD कर देंगे, RE लिखा हुआ है तो ER कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? NIODER, ऐसा ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर A के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करिए जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की शाखाएं आपस में संबंधित हैं। देखिए 8, 112, 49 में कौन सा रूल लगा हुआ है ये आप लोग बताइए। और जो इसमें रूल लगा हुआ है ना, जो लॉजिक, वही लॉजिक इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में लगा होगा? कुल मिला के आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए ये इसमें से हमें एक ही नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। जैसे कि पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, 8, 112 और 49। अगर ये नंबर किसका स्क्वायर है? ये नंबर 7 का स्क्वायर है।
अगर इसकी गुणा साथियों हम इससे कर दे तो कितना मिल जाएगा, तो हमें 56 मिल जाएगा। अच्छा 56 का डबल लिखा हुआ है साथियों, ये 56 दूना 112 होते हैं। तो यही लॉजिक क्या यहाँ पर लगेगा, तो देख लीजिए साथियों यही लॉजिक लगेगा। देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। 5 की गुणा 15 से करोगे तो 15 पंजे 75 आ जाएगा। 75 का डबल 85 नहीं होता है। ये साथियों 9 का स्क्वायर है। 9 की गुणा जब आप 16 से करोगे फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 64 8 का स्क्वायर होता है। 8 की गुणा 12 से करोगे फिर डबल करोगे तो 48 नहीं आ सकता। 21 साथियों 11 का गुणा होता है। 11 की गुणा 7 से करोगे 77 आएगा। क्या 77 का गुणा 144 होता है, लग तो रहा होता है, देख लीजिए। 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14 और 1 15 हो गया, बिल्कुल साथियों 154 आ गया। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी में लॉजिक लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर, मतलब कुल मिला के वही लॉजिक सवाल में लगा हुआ था। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, डी के साथ है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का सही तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, ऊपर वाला तो आपने पढ़ लिया, मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, है ना। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख जाए। अब देखिए इस सवाल की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सोचिए विचारिए। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा था, आपने इसको यहां से फोल्ड किया, आपने ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आए। अब आपके पास ऐसा आकृति आ गई, आपने इसको यहां से फोल्ड किया, ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर ले आए। अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई, है ना। तो कुल मिला के आपने एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का यहाँ पर एक कटिंग लगाई, है ना, यहाँ पर एक कटिंग लगाई और आपने हल्का सा ट्रायंगल टाइप का यहाँ पर कटिंग लगाई। तो अब आपको ये बताना है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो आपकी ये कैसी आकृति हो जाएगी। एक तो बीच में जैसे कि ये हो जाएगा। अच्छा एक तो साथियों यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का हो जाएगा और एक साथियों आपका यहाँ पर ट्रायंगल टाइप का हो जाएगा। जब आपका ये खुलेगा तो एक आपका यहाँ पर ट्रायंगल टाइप का हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों यहाँ पर हो जाएगा और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये यहाँ पर तो टेढ़ा बेड़ा है सब। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये दो बुलेट इधर वाली हैं, इधर वाली है, अपोजिट जा रही है। एक अगर इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, लेकिन इसमें देखिए दोनों इधर जा रही हैं, ये भी इधर है और ये भी इधर जा रही है। इसमें क्या है साथियों, इसमें सही लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर वाली बुलेट ऊपर जा रही है, नीचे वाली बुलेट नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें दोनों तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन मैथ्स के सवालों को भी साथियों आप लोग देखते रहिए और आंसर मुझे यहाँ पर देते रहिए। तो पहले सवाल में साथियों आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 आए या 9 आए, ऐसी संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं 1 से 40 तक संख्याएं, तो 1 से 40 तक संख्याओं में साथियों कौन कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें इकाई के स्थान पर साथियों 1 आ रहा होगा या साथियों 9 आ रहा होगा। देखिए पहली संख्या की अगर बात करें तो 1 एक ऐसी संख्या, इकाई संख्या में 1 है। अच्छा 2 में नहीं है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 9 में। अब देखिए 9 एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है। उसके बाद 11 एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक में 1 आ रहा है। 12 नहीं है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 में साथियों इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो ऐसी संख्या इन्हें चाहिए है कि जिसके अंत में इकाई के स्थान पर 1 आए या 9 आए, और फिर उनका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा फिर देखिए 21 एक नंबर ऐसा हो जाएगा जो इकाई का अंक 1 होगा, है ना। फिर साथियों 29 हो जाएगा। फिर 30 नहीं, 31 एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 होगा। उसके बाद 39 हो जाएगा। तो ये संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, तो 8 संख्याएं होती हैं, काउंट कर लीजिए। लेकिन इनका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो 8 संख्याएं होती हैं साथियों। 8 को प्रतिशत में बदलना है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 40 हैं, तो ये आपको बताना है। 40 से अगर इसको कट करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 20 आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि 20% ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 40 तक जिनके इकाई के स्थान पर 1 आता है या साथियों 9 आता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह सवाल भी बहुत दमदार है। कह रहे कि ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में करता है, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में करता है और बी उसे साथियों 15 दिन में करती है। कह रहे कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के
होने के 5 दिन पहले ही साथियों उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अब हम अगला एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 10 से भी जो नंबर काटे, 15 से भी काटे। मैं कहूँगा 30 एक ऐसा नंबर है, 10 भी काट सकता है, 15 भी काट सकता है। 10 तियां 30 ठीक है, 15 दूना 30 ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में साथियों कितना 2 काम करता है। और टोटल काम कितना है साथियों, टोटल काम आपका ये 30 है ना, 30 जो होगा ये टोटल काम होगा। चलिए भाई, तो अगर आपसे ये पूछा जाता कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, देखिए 30 काम है, एक दिन में 3 कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 दिन उसको लगेंगे, सवाल में पहले आपको बता दिया गया है। खैर यहां पर कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के मतलब जब प्रोजेक्ट पूरा होता है ना उससे 5 दिन पहले ही साथियों ए काम छोड़ देता है। यानी कि जो अंतिम 5 दिन है इसमें कौन काम करेगा, बी काम करेगा, और बी डेली 2 काम कर रहा है। तो इसने अंतिम दिनों में साथियों 10 काम किया होगा, यानी कि टोटल 30 काम है, और अंतिम 5 दिनों में इसने 10 काम निपटा लिया, तो काम कितना बचा, 20 काम बचा। अच्छा, इस 20 काम को ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, टोटल मिलकर साथियों ये 5 काम करेंगे। तो ये इनको कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। यानी कि 4 दिन में इन्होंने 20 काम निपटाया, और फिर बी ने अकेले 2 के हिसाब से 5 दिन में साथियों ये काम निपटाया। तो अगर बात करें कह रहे कि अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 5 दिन इधर हुए, 4 दिन इधर हुए, तो टोटल साथियों 4 दिन और 5 दिन यानी कि 9 दिन का समय लगा पूरे प्रोजेक्ट को होने में। तो 9 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। आपसे कहा जा रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 है, यानी कि एक पंखे पर कितने रुपए छपे हुए हैं, 1780 रुपए छपे हुए कि भैया ये 1780 रुपए का है। लेकिन इसको कम करके ना, कम वगैरह करवा के 1655 रुपए में इसको बेच दिया जाता है। तो आप बताइए कितने रुपए की छूट दी गई है ना। तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए साथियों हमें 1780 में से घटाना पड़ेगा क्या, 1655 है ना। 1655 पॉइंट और कुछ भी है, 4 जीरो है। चलिए तो यहाँ पर पॉइंट रखे, डबल जीरो आ जाएगा। कितना साथियों यहाँ पर बचेगा, देखिए 0 आ गया, ये आपका 6 आ गया है ना। और यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपका ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1, यानी कि 124 रुपए की लगभग छूट दी गई। 124 रुपए की छूट दी गई। तो ये 100 से गुणा कर लीजिए क्योंकि इसको प्रतिशत में बदलना है, और नीचे आपका कितना आ जाएगा साथियों, 1780 आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये छूट दी गई 1780 रुपए पर ही तो छूट दी गई है। अब देखिए, अब दूसरा काम यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाइए और नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अच्छा, अब नीचे भी 100 है, ऊपर भी 100 है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब आ गया आपका कितना आ गया साथियों, 12,460 की भाग आपको 1780 से करना है। बस आपका आंसर यहाँ पर निकल आएगा। देखिए 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर करें, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18 हो जाएगा। इसको अगर 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तियां आ गया। अब 89 की आपको किससे गुणा करे कि 623 आ जाए, क्या पूरा कटेगा। देखिए आंसर पॉइंट में नहीं है, यानी कि यह पूरा कट जाएगा। अब अगर हम साथियों 89 की किससे गुणा करें, अगर हम साथियों गुणा 5 से करते हैं तो 9 पंजे 45, यानी कि अंत का 5 आना चाहिए, 3 है। अगर हम इसकी गुणा 6 से करते हैं तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54, अंत का 4 आना चाहिए लेकिन 3 है। अगर हम साथियों 89 की गुणा 7 से करते हैं तो 7 नीम 63, 63 अंत का 3 है। तो मेरा मानना है कि 89 की गुणा 7 से करिए, 7 नीम 63 हो गया, 7 अट्ठे 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, यानी कि 62 आ गया। बिल्कुल साथियों 623 आ गया, यानी कि 89 एकम 89, 89 सत्ते 623 होते हैं। तो कुल मिला के साथियों 7% की छूट दी गई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार ने 21,000 है ना, एक दुकानदार 21,000 प्रत्येक मूल्य पर, देखिए अगर 21,000 रुपए की एक टीवी खरीद रहा है तो मैं कहूंगा साथियों 6 टीवी कितने रुपए की होगी। तो 21,000 रुपए की गुणा आप करा दीजिए 6,000 रुपए की, तो 6 टीवी साथियों कितने रुपए की हो जाएंगी, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी कि साथियों 1,26,000 रुपए की यहाँ पर वो टीवियां हो जाएंगी।
कहने के सभी को मिलाकर 1,45,920 रुपए के मूल्य पर अगर बेच दिया जाता है तो कुल लाभ या हानि होगी। तो जाहिर सी बात है साथियों क्या होगी, लाभ ही होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, देखिए यहां पर अगर बात करें 1,45,920 रुपए में बेची, खरीदी कितने में थी 1,26,000 रुपए में, 1,26,000 रुपए में, तो 0 2 9 और साथियों 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पर एक, तो 1,99,000 क्या साथियों 19,920 का प्रॉफिट होगा, 19,920 का प्रॉफिट होगा। इसको आपको प्रतिशत में बदल लेना है। नीचे क्या आएगा, नीचे में जितने में आपने साथियों खरीदी थी, तो 1,26,000 रुपए में खरीदी थी तो 1,26,000 नीचे आएगा। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 से साथियों इसको एक काम करिए, इसको कट कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिया 6, इसको कट करोगे 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 छंग 12, है ना। अब साथियों अब आप कैलकुलेट कर डालिए इसको पूरे को। देखिए 3 से अगर कट करें तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसको एक बार कट कर लीजिए साथियों इस टाइप से। 332 है, 332 है, इसको 21 से कट करना है। देखिए 21 से कम 21 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 2 और 1 122। अब देखिए 21 छंग लगभग कितना होता है, अगर 21 छंग की बात करें तो 21 छंग तो भाई आपका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 21 पंजे की अगर बात करें तो साथियों कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 2 10, इतना हो जाएगा। अब कितना बचेगा, अब साथियों इसमें से कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पर एक 17 बचेगा। तो 15% करके कुछ लाभ होगा, 15 पॉइंट करके कुछ लाभ होगा। और 15 पॉइंट करके कुछ लाभ कहां पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसलिए आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथ, तो इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, ये 4:5:8 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 15%, 24%, 35% की वृद्धि की जाती है। यानी कि अगर 4 में 15% की वृद्धि करेंगे, 5 में 24% की, 8 में 35% की वृद्धि करते हैं, तो फिर इन संख्याओं का नया अनुपात क्या निकलता है। देखिए अगर हम 4 को साथियों 400 मान लें और 5 को 500 मान लें और 8 को 800 मान ले, तो अब साथियों इनमें 15%, 24% इसकी वृद्धि करने में हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर 400 में हम 15% की वृद्धि करते हैं, यानी कि 400 का 115% निकाल लीजिए, कितना होता है। उसी प्रकार साथियों 500 का 24%, तो 124% निकाल लीजिए, कितना होता है। और 800 का साथियों कितना, 800 का 35%, यानी कि 135% साथियों निकाल लीजिए, कितना होता है आपको मालूम पड़ जाए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और अगर बात करें, है ना, और अगर साथियों बात करें 115 की गुणा 4 से कराएंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा साथियों 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 6 और 4 एकम 4, यानी कि अगर 400 में 15% की आप वृद्धि करोगे तो 460 आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 की गुणा 124 से करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पर 0 2 और साथियों यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 135 की गुणा 8 से अगर कर लें तो साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका 1080 आ जाएगा। तो अब साथियों इनका आपको क्या अनुपात निकालना है ना, इनका आपको साथियों अनुपात निकालना है और बस आपका आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। तो देखिए साथियों 460 हो गया, है ना, 626 हो गया, 460 600 ये 20 आएगा साथियों, है ना। 5 चौक 20, 20 का 0 लगा, हाथ से लगा 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, बिल्कुल, है ना। तो साथियों 620 ये आपका हो गया और 1080 आपका यहाँ पर ये हो गया। इनको 2 से कट करिए, 2 से कट करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पर अगर कट करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पर अगर कट करेंगे तो 2 पंजे और 2 4, ठीक है, इतना आ जाएगा। और 2 से अगर कट, अच्छा 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो कितना बचेगा 54, 31 और साथियों 23 बचेगा। तो यही तो अनुपात आपसे पूछा जा रहा था कि अगर इतना इतना बढ़ोतरी करते हैं तो उनका नया अनुपात क्या होगा, 23:31:54। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है 23:31:54, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है।
15% का अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसको कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए अगर 340 रुपए में बेचते हैं ना तो 20% की हानि होती है, यानी कि उसको 80% में बेचा जा रहा है। इसको 115% में बेचना है। देखिए 1% की वैल्यू क्या होगी, अगर 340 के नीचे 80 लिख दे, ये 1% की वैल्यू होगी। आपको निकालना है 15% लाभ, यानी कि 115% की वैल्यू चाहिए, तो 115 से गुणा करा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करा दीजिए, है ना। 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 17 आ जाएगा, है ना। 4 से अगर साथों ये कट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 4 चौक आपका 16 हो गया, एक बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूना आपका 20 हो जाएगा, सॉरी 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यहाँ से 2 जो कटेगा। अब आपकी गुणा 115 से 425 से साथों यहाँ पर गुणा कराना है, और जो आएगा उसकी 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट कर देना। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। 115 गुणा 425 तो कितना आया साथियों, 48,875 आया। अच्छा 2 नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 488.75 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, चलिए, यानी कि यदि 0.45 अनुपात x और 3 अनुपात, देखिए इसको इस प्रकार से आप लिख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे 3/8। तो यहाँ पर x का मान आपको बताना है। x इधर आ जाएगा, x इधर आ गया, और ये 8 की गुणा इससे हो जाएगी 0.45 गुणा 8, और साथों ये 3 आपका जो होगा ये 3 नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, पॉइंट लगाए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 यहाँ पर आ गया। तो x बराबर 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो x का मान कितना आया, 1.2 आया। तो 1.2 कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए हाँ अब सही है। यानी कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और फिर 15% की छूट पर उसको बेच दिया। आप बताइए उसको लाभ हुआ या हानि हुई। लाभ हुआ तो कितना, हानि हुई तो कितनी। 50,000 रुपए में एक कोई चीज खरीदी गई है, क्या एक मशीन खरीदी गई है। इस मूल्य पर 15% वो सबसे पहले अधिक अंकित करता है, यानी कि इस पर 120% की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो अगर इसको देखिए 2 से 2 0 एक ये, या एक काम करिए 20 पंजे और 20 छंग ये हो गया। इसको अगर कट करें 5 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 10,000 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 60,000 हो गया, है ना, 60,000 हो गया। तो अगर 50,000 रुपए में खरीदा था और 20% बढ़ाकर अंकित किया है तो वो 60,000 उस पर अंकित किया है। अब कह रहे हैं कि 60% पर 15% की छूट पर बेची गई है, वो 15% की छूट पर बेची गई है, यानी कि उसको 85% में बेचा गया है। तो इसकी 85% की वैल्यू निकालिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 85 की गुणा जरा 6 से कराइए, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 3 51 हो जाएगा। और साथों यहाँ पर जो 2 0 है ना वो 2 0 लग जाएंगे, यानी कि 51,000 आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आपको ये बताना है, आपको ये बताना है लाभ हुई या हानि हुई। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर लाभ हुआ। खरीदा था उसने 50,000 रुपए में और बेच रहा है 51,000 रुपए में, तो साफ साफ 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस 1,000 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। क्रय मूल्य कितना है साथियों, 50,000 है। तो अब इन 3 0 से ये 3 0, इस 1 0 से ये 1 0, 5 दूना 10, यानी कि उसको जो प्रॉफिट होता है वो 2% का प्रॉफिट होता है। और 2% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, देखिए ये जो प्रतिशत आपको दे रखा है पूरा मामला इसी पर डिपेंड करता है। 25 गुणा 100 आप लिख लेना, और अगर यहाँ पर अधिक लिखा हो तो आप 100 प्लस 25 कर देना। लेकिन अगर साथियों यहाँ पर कम लिखा हो, देखिए जब कम लिखा होगा तो यहाँ पर अधिक लिखा होगा, तो कम लिखा हो तो आपको 100 माइनस 25 कर देना है। तो इसको कैलकुलेट कर लिए, 2500 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका 125 हो जाएगा। तो 25 से कम 25 हो गया, 25 पंजे हो गया, 5 से कट करोगे तो साथियों 20% आ जाएगा। यानी कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है।
बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए, और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। यहां पर अगर बात करें, आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए, समझिए और आंसर बताने की आप लोग कोशिश करिए। आपसे कहा यह जा रहा है, आपसे कहा यह जा रहा है कि रोहित और मनोज के पास कुल मिला के 1320 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, 1320 रुपए हैं दो लोगों के पास। कह रहे कि यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है, तो रोहित के पास कितने धनराशि है। देखिए यहां पर जैसा कह रहा है ना, वैसे ही हम बना लेते। जैसे कि बात करें रोहित की जो धनराशि है ना, रोहित की धनराशि का 10/21, तो का मतलब गुणा 10/21 लिख लिया। अच्छा, ये बराबर है, किसके बराबर है, मनोज की धनराशि के 5/7 से। मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर यहां तक समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम साथों इनका अनुपात निकाल लेते हैं। ये रोहित हो गया है ना, रोहित हो गया, और ये मनो बराबर लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। नीचे ये यहां पर आ जाएगा, मनोज भाई आपके नीचे आ गए हैं और नीचे आ गए हैं साथों। अब देखिए ये 5 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा है, तो 21 क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 21 की गुणा इससे 5 से हो जाएगी, 21 आ गया, और साथों यहाँ पर 10 की गुणा ये नीचे आ जाएगी। अब इसको आप क्या कर लीजिए, अब इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए कैसे, 7 कम 7, 7 या 21 हो गया, 5 कम 5, 5 दूना 10 हो गया। यानी कि जो इनका रेशियो निकल कर आया है वो साथों 3:2 निकल कर आया है ना। और देखिए, यानी कि रोहित के पास अगर 3 रुपए है तो मनोज के पास 2 रुपए होंगे, लेकिन कुल रुपए जो है वो 1320 है। तो रोहित के पास कितनी धनराशि है, मैं कहूंगा देखिए कुल धनराशि 1320 है। रोहित के पास अगर 3 है तो 3 लिख लिया, क्योंकि रोहित का निकालना है। टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ये नीचे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कराइए, 5 दूना 10, यह कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 5 छंग 30, 2 चला जाएगा, 5 चौक आपका 20, 264 की गुणा 3 से करा लीजिए। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 3 चौक 12, 6 3 18, 1 19 हो गया, 3 दूना 6 और 7, यानी कि 792 आपके इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। रोहित के पास कितनी धनराशि है, 720 है। अगर आपको मनोज के पास की धनराशि निकालना है तो मनोज की कुल धनराशि 1320 है। मनोज को 2 रुपए अगर मिलते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मनोज की धनराशि आपको साथियों मालूम पड़ जाएगी। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरा मानना है अगर आपके एग्जाम में साथियों कुछ घंटे हैं तो जितना भी समय आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, वहां पर लिखा होगा एनटीपीसी प्लेलिस्ट। उस लिंक पर आप, जैसे ही लिंक नहीं है प्लेलिस्ट होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी लगभग 15 दिन की वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तकरीबन 12 से 15 वीडियोस ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा डबल स्पीड में साथियों, 2x स्पीड में उन सभी वीडियोस को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम का बेसिक मजबूत हो जाएगा। सिलेबस का बेसिक मजबूत हो जाता है तो एग्जाम को पास करना आसान हो जाता है। तो एक बार आप ये काम भी कर लेंगे।